भाई ये क्या कर रहा है क्षितिज, खुद की इमेज की क्यों धज्जियां उड़ा रहा है? तो मैं तो छाती चौड़ी करके आ जाता हूं उसके ऊपर डिबंक करते हुए वीडियो बनाने में। देखो एस्ट्रो क्षितिज को तो कुछ नहीं आता। तो मैं यहाँ सारे क्रिएटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अब यहाँ जो मैंने बोला है वो 100% गलत तरीके से बोल दिया है। तो अगर मैं हाइपर क्वेस्ट को डिबंक करता हूँ, अगर मैं विज्ञान दर्शन को डिबंक करता हूँ, उनकी गलतियों को लेकर, वैज्ञानिक या विज्ञान जो बोलते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता, तो साइंटिस्ट क्यों कर रहे हो? हेलो क्यूरियस पीपल, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबंकिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिबंक करने वाला हूं खुद को। यस, मैं खुद को डिबंक करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है क्षितिज, खुद की इमेज की क्यों धज्जियां उड़ा रहा है? लेकिन क्यों ना उड़ाऊं? अगर कोई इंटरनेट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो मैं तो छाती चौड़ी करके आ जाता हूं उसके ऊपर डिबंक करते हुए वीडियो बनाने में। तो जब अब मुझे खुद का ब्लंडर पता लग गया तो मैं क्यों ना खुद के ऊपर डिबंकिंग वीडियो बनाऊं? भाई लोगों को पता चलना चाहिए ना कि मैंने भी गलती की है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैं खुद के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि मैंने ये गलती की है। फ्यूचर में भी जो मैं गलती अगर करूंगा और मुझे रियलाइज हो गया कि यहां मैंने गलती की है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि यार अगर मुझे ट्रू एक्सप्लोरर होना है तो मुझे इन सारे बायसेस से ऊपर उठ के करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम 100% बायस फ्री हूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट जितना हो सके उतना बायस फ्री हो जाऊं। अब मैंने ब्लंडर क्या किया है उस बारे में आने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जब मेरे दिमाग में आइडिया आया खुद को डिबंक करता हूं तो सबसे पहली चीज आई ट्रोल कमेंट्स। काफी सारे लोग कहेंगे देखो एस्ट्रो क्षितिज को तो कुछ नहीं आता, जो कि अभी भी आने वाले हैं, और ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं वो सारे कमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इससे, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सारे क्रिएटर्स की है। लाइक वो क्रिएटर्स जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं कोलैब करता हूं, और वो क्रिएटर्स भी जिनको मैं डिबंक करता हूं। तो मैं यहाँ सारे क्रिएटर्स के बारे में बात करने वाला हूं। आज के टाइम में इंटरनेट बहुत टॉक्सिक हो चुका है, और टॉक्सिक इसलिए हो गया है क्योंकि तुमने अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी, लोग भाई बाल की खाल उधेड़ देंगे। लोग तुम्हें एकदम इस तरीके से देखने लगेंगे कि तुम क्रिमिनल हो, और भर भर के ऐसे गालियां देंगे, भर भर के ऐसी चीजें बोलेंगे कि सामने वाले को ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं पर्सनल लेवल पे बात करता हूं, सब लोगों ने एक चीज शेयर की है कि उनको एक टाइम पे थोड़ी मेंटल हेल्थ वाली इशू आई थी। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्लियरली बता देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कम फर्क पड़ता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही होगा। और इससे मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि यार ये सोशल मीडिया बहुत ही गलत चीज बन चुका है इस मामले में। यहां पर कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करेगा तो लोग कह देंगे देखो इसने अपनी गलती मान ली, देखो ये कितना बड़ा बेवकूफ है, और दुनिया भर के टॉन्ट उसको पढ़ने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है कि लोग अपनी गलती ओपनली नहीं मानना चाहते हैं, भले ही अंदर से वो रियलाइज कर चुके हो कि उन्होंने गलती कर दी है, विच इज एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। और देखा जाए भैया, हम सब इंसान हैं। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोगों ने भर भर के ब्लंडर मारे, भर भर के गलतियां की हैं, और जब उनको पता चला उन्होंने गलती की तो उन्होंने पब्लिकली उस चीज को एक्नॉलेज भी किया है। और मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया में भी ऐसे टाइप की चीज हो कि किसी के गलती करने से प्रॉब्लम ना हो। अगर वो जबरदस्ती उस गलती को छुपा रहा है तो प्रॉब्लम हो, दैट मेक्स सेंस। लेकिन किसी ने गलती की और वो उसे ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो भाई दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी ना कभी गलती ना की हो। अब मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सीधे अपने आप को डिबंक करने पे आता हूं। तो सबसे पहले एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने अपने उनरी इफेक्ट वाली वीडियो में की थी, चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या मिस्टेक हुई इधर। कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो दुनिया को ऐसे नहीं देखेगा जैसे एक स्टेशनरी या कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करने वाला ऑब्जेक्ट देखेगा। इसके एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई स्पेसशिप एक सर्कुलर मोशन में लगातार घूमती जा रही है। अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है तो वहां हमेशा एक एक्सेलरेशन रहेगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से जो लोग स्पेसशिप के अंदर है वो लोग देखेंगे कि वैक्यूम का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और सडनली वो सारे पार्टिकल्स देखने लगेंगे जो वो पहले से उस वैक्यूम में देख नहीं पा रहे थे। अब यहां पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। पहली चीज तो ये जो विजुअल मैंने कैनवा में बनाने की कोशिश की है बहुत ही बेकार रिप्रेजेंटेशन था, और इसकी मदद से लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। दूसरा, अगर मैं विजुअल नहीं बना पा रहा हूं तो भाई मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए था कि यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक बहुत ही स्पेसिफिक केस ऑफ सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने यहां पर एक लाइन बोली कि टेम्परेचर वेरी करता जाएगा। अब टेम्परेचर वेरी कब करेगा? हम लोगों ने जो उनरू टेम्परेचर का फॉर्मूला देखा था उसमें T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A था। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये रहेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली,
लेकिन टेम्परेचर राइज उसके बाद नहीं करेगा, वो थोड़ा बढ़ के कांस्टेंट रहने वाला है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ाता जाऊं तो टी वेरी करेगा। अब ये जो स्पेसिफिक केस है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, लेकिन मैंने इसको एक जनरलाइज सर्कुलर मोशन में कर दिया, जो एक बहुत ही बड़ी गलती थी। और ये भी मुझे एकदम से रियलाइज नहीं हुआ, और मेरे काफी कलीग्स हैं जिन्होंने इसमें पॉइंट आउट किया। उन्होंने ये बोला कि क्षितिज यहाँ पर तुम्हें यार थोड़ा एक्सेलरेशन वाले को अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहिए था, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो इससे गलत इंफॉर्मेशन जा सकती है कि ये जनरलाइज सर्कुलर मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। तो ये तो पहली वीडियो थी जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अब यहाँ तो बहुत छोटा सा ब्लेंडर था, नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ उसमें मैंने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है। जब स्टार्स अपने फ्यूल से रन आउट हो जाते हैं तो हम लोग उसे स्टार की डेथ कहते हैं। अगर किसी स्टार का मास 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन से कम हो तो वो स्टार मरने के बाद व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा। अब यहाँ जो मैंने बोला है वो 100% गलत तरीके से बोल दिया है। यहाँ मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअली जो मैंने नंबर लिया है वो नंबर एज सच गलत नहीं है, लेकिन वो नंबर किसी और चीज के लिए। अच्छे से समझाता हूँ। तो कोई भी स्टार होता है, वो स्टार का सुपरनोवा होने के बाद वो क्या बनेगा वो डिपेंड करता है उसके मास पे। तो अगर हम लोग एक सन के मास को सोलर मास बोले तो कितने मल्टीपल ऑफ सोलर मास उसका होना पड़ेगा कि वो व्हाइट ड्वार्फ बने, फिर न्यूट्रॉन स्टार बने, फिर ब्लैक होल बने। यहाँ पे मैंने जो ऐसे मुंह फुला के नंबर बोल दिया उसमें गलती ये थी कि ये फाइनल कोर का मास होना चाहिए। एक्चुअली अगर किसी भी स्टार को व्हाइट ड्वार्फ बनना है तो उसका टोटल मास 8 टाइम्स मास ऑफ द सन से कम होना चाहिए, तब जाके वो व्हाइट ड्वार्फ की कैटेगरी में आएगा। और एक बार वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा तो मैक्सिमम कौन सा मास है जिसमें वो व्हाइट ड्वार्फ बने रह सकता है, तब ये नंबर आएगा जो मैंने 1.4 बोला था। वहां इसकी वैल्यू है, स्टार के मास की वैल्यू नहीं थी, वो व्हाइट ड्वार्फ की वैल्यू थी। ये ब्लंडर कर दिया मैंने। उसके बाद फिर सेम ब्लंडर मैंने न्यूट्रॉन स्टार पे भी कर दिया। किसी भी स्टार के एक्सप्लोजन के बाद उसको न्यूट्रॉन स्टार बनने के लिए उसका मास 8 टाइम्स से लेकर 25 टाइम्स द मास ऑफ द सन के बीच में अलाइ करना चाहिए। अब ये जो नंबर है ये थोड़े बहुत वेरी करते हैं हर जगह, बट मोर और लेस यही रेंज होती है। मैंने अगेन फाइनल कोर वाला मास बोल दिया जो कि 1.4 से 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन के बीच में अलाइ करेगा। बाय द वे, अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास इससे ज्यादा हो जाएगा तो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएगा। इसको हम लोग टीओवी लिमिट भी कहते हैं। और इसके बाद तीसरा ब्लंडर सेम ही टाइप का, किसी स्टार के एक्सप्लोजन के बाद अगर उसे ब्लैक होल बनना है तो उसका मास 25 टाइम्स मास ऑफ द सन से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उसी कंडीशन में फुलफिल करेगा। लेकिन मैंने अगेन वही गलती की है। और अगर किसी न्यूट्रॉन का मास 3 टाइम्स मास ऑफ द सन से ज्यादा हो, मैं न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहा हूं, जब वो ऑलरेडी अपने डेंस फॉर्म में, उस केस में फिर वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएगा। ये वीडियो में इस लेवल का मिस इन्फॉर्मेशन था कि मैंने इस वीडियो को हटा ही दिया यूट्यूब से। मुझे इस वीडियो को रखना ही नहीं है अगर मुझे पता चल गया इस लेवल का ब्लंडर किया है। और इस गलती के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मुझे एक रिसर्चर का कॉल आया और उन्होंने बोला कि क्षितिज ये क्या ब्लंडर कर दिया तुमने। तो मैंने देखा कि क्या ब्लंडर किया भाई, और जब मैंने देखा मैं खुद सोचने लग गया ये क्या सोच के मैंने बोल दिया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे अंदर से गंदा भी लगता है कि मैंने इस लेवल की मिस्टेक कैसे कर दी। बट अगेन आई एम ह्यूमन और मैंने गलती की और मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ गलती कम से कम करूँ, लेकिन थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और क्योंकि गलती होना इतनी कॉमन चीज है, इसलिए जब भी मैं किसी को डिबंक भी करता हूँ तो मैं पर्सनल चीजों के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। आई नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल बातों के ऊपर भी कमेंट करने लग जाते हैं, एंड मे बी उनके लिए वो जस्टिफाइड भी होगा, बट मैं पर्सनली वो चीज प्रेफर नहीं करता हूँ। क्योंकि देखो यार, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैं मान रहा हूं कि सामने वाला मिस इन्फॉर्मेशन या सूडो साइंस फैला रहा है जिसकी वजह से वो गलत है, और मुझे उसको डिबंक करना चाहिए ताकि सोसाइटी को पता चले कि इस चीज को फॉलो नहीं करना है। लेकिन सामने वाला ऑब्जेक्टिवली क्या सही है क्या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन सामने वाले को अपने हिसाब से सब्जेक्टिवली जो सही लग रहा है वो भी तो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है। तो अगर मैं हाइपर क्वेस्ट को डिबंक करता हूं, अगर मैं विज्ञान दर्शन को डिबंक करता हूं उनकी गलतियों को लेकर, तो भाई मैं उनकी गलतियों के ऊपर ही बात कर रहा हूं। मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा वहां पर। अब पर्सनल के ऊपर बातें तो मैं आपको बता ही देता हूं। विज्ञान दर्शन का मैंने रिसर्च पेपर जो था उसको डिबंक किया था, और उसके बाद पता नहीं अभी रिसेंटली कुछ एक और कंट्रोवर्सी हुई, नॉट विथ मी बट कोई और फॉरेन ऑथर है उनके साथ हुई। अब मैं डिटेल में उस बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बट द थिंग इज कि मुझे लोगों ने भर भर के मेल भेजे। इनफैक्ट एक जने ने तो पता नहीं इनके ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा डिस्कशन था, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी, टाइम स्टैम्प भेजा, इतने मिनट से लेकर इतने मिनट के बीच में देखिए और देखिए उन्होंने क्या बोला है। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने वो वीडियो नहीं देखी है बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास टाइम का बहुत क्रंच रहता है और मैं ट्राई करता हूं अपने यूट्यूब वीडियोस के ऊपर फोकस कर सकूं। बट मेरा बोलने का पॉइंट यह है कि अगर मैं विज्ञान दर्शन या हाइपर क्वेस्ट या किसी और फलाने इंसान की गलती निकाल रहा हूं तो मैं एग्जैक्टली साइंस से रिलेटेड कोई बात होगी तो उस पर निकालूंगा। फ्यूचर में अगर एनालिटिकल फिलोसफी में भी मेरा इंटरेस्ट आया, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साइंस से रिलेटेड मुझे जो लगता है, जो मुझे आपत्ति लगती है, मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा। अब ठीक है, सामने वालों को अपनी ट्रोल आर्मी भेजनी है, भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सच है वो सच है,
एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, छोटी या बड़ी, तो एक्नॉलेज कर लें। एक्नॉलेज करने में कोई बड़ी चीज नहीं है। इनफैक्ट मैं पर्सनली उन लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, ना कि उसको छुपाने के लिए बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने लगते हैं। और लास्ट में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई गलती एक्सेप्ट भी करता है, प्लीज उसे ट्रोल ना करें, क्योंकि यार सीधी सी बात है, आप बेसिकली उसको मोटिवेट कर रहे हो कि अपनी गलती मत मानो, अपनी बात पे अड़े रहो। अगर नहीं अड़े रहोगे तो तुमको गालियां पड़ेंगी। अब मेरे इस वीडियो बनाने से कुछ चेंज नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कि मेरे साथ या 2-3 लोगों को उससे असर पड़ रहा है तो एक छोटा सा चेंज स्टार्ट तो हो। अब मैं थोड़ा अपने चैनल के ऊपर बात कर ले तो मेरे चैनल पे भी 2 तरह के सब्सक्राइबर्स हैं। पहले जिनको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, एस्ट्रोफिजिक्स और इन सब चीजों के बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। दूसरे जिनको मसाला और डिबंकिंग वाला कंटेंट देखने में खूब मजा आता है। अब जो पहले सेट ऑफ ऑडियंस है जिनको फिजिक्स की चीजों में इंटरेस्ट है, मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिकली पॉडकास्ट बनाया, डेली डोज ऑफ फिजिक्स। उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई हाई फाई एडिटिंग इफेक्ट नहीं है, प्योर मेरी ऑडियो है और मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। हर एक एपिसोड के लिए मैंने काफी डिटेल में रिसर्च किया, मैंने काफी क्रेडिबल आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे पॉपुलर पॉडकास्ट सुने हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के व्यूज देखे, उनके इंटरव्यू देखे, तब जाके मैं किसी एक एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। और जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं उन सबके अभी तक बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में है तो मैं आपको बोलूंगा कि वो पॉडकास्ट आपके लिए बना हुआ है, आपको मजा आ जाएगा और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप मेरे दूसरे सेट ऑफ ऑडियंस में आते हैं जिनको मसाला कंटेंट देखने में ज्यादा मजा आता है, तो भी मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि एक बार 1-2 एपिसोड चेकआउट करो, थोड़ा सा देखो कि कैसा लगता है, एंड देन मुझे प्लीज बताना कि कैसा लग रहा है और मैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। अब वीडियो एंड करने से पहले कुछ कमेंट्स आए, उन सबके रिस्पॉन्स दे देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हर हर महादेव जी का कमेंट, जो उन्होंने मेरी ओम नॉट इक्वल टू MC स्क्वायर के ऊपर डाला है 12 घंटे पहले। वैज्ञानिक या विज्ञान जो बोलते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता, तो साइंटिस्ट क्यों कर रहे हो? साइंस में सब कुछ सही होता है तो ग्रेविटी को आज तक क्यों नहीं समझा पा रहे हो? आज भी साइंटिस्ट में एक कंफ्यूजन बना हुआ है। ओके, आई गेस बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि इसका क्या रिस्पॉन्स देना है। कोई भी क्रेडिबल साइंटिस्ट ये क्लेम नहीं करेगा कि साइंस में सब कुछ पता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जिनको मैं डिबंक करता हूं, जो कि सूडो साइंस भी फैलाते हैं कई बार, वो लोग भी साइंस डिनायर नहीं है। जैसे ये कमेंट पूरा साइंस डिनायर का ही लग रहा है। तो जिन्होंने ये कमेंट किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इस कमेंट को इवेल्युएट करें। साइंस में कोई ये नहीं बोल रहा कि हम लोगों को 100% तरीके से सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग हमेशा इंश्योर करने का ट्राई करते हैं कि जो हमको पता है वो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस से पता हो, और उस हाई कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग नॉलेज को एक्वायर कर सकें। और सोच के देखिए कि साइंस के बेसिस पे ही हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। हम लोगों ने वैक्सीन बना रखी है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनी है। हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है कि हमारे सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, सोलर स्टॉर्म्स कब आने वाले उसको प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। इन अ वे साइंस बहुत ही बढ़िया तरीके से ह्यूमैनिटी को सेव कर रही है। तो जस्ट बिकॉज फिलोसॉफिकली साइंस 100% एक्यूरेसी से किसी चीज को नहीं बता सकता, आप साइंस को डिनाई नहीं कर सकते। ये एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और साइंस उस दायरे में रह के भी काफी अच्छा काम कर रहा है। तो साइंस डिनायर बनना इज नॉट अ गुड थिंग। फिर सिद्धार्थ दुबे कमेंट करते हैं मेरी व्हाट इफ वी लिव इन एक्स्ट्रा डायमेंशन वाली वीडियो में, हेलो क्षितिज भैया, आप प्लीज एक वीडियो डिटेल में लाइट फ्रीजिंग डिस्कवरी बाय इटालियन साइंटिस्ट एंड 4 स्टेट ऑफ वाटर के बारे में बनाएं। डेफिनेटली, मैं एक्चुअली प्लान भी कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो जरूर आएगी। सेम वीडियो में यश व्यास 8351 कमेंट करते हैं, क्या हम रहेंगे उस फ्यूचर में जहां एक्स्ट्रा डायमेंशन को पूरी तरीके से समझ चुके हों? देखो, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम लोग इस फिजिकल यूनिवर्स को अच्छे से समझ पा रहे हो और अगर यहां पर कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने LHC में प्रपोज किया है कि ग्रेविटी की लीकिंग हम लोगों को पता चलेगी इसकी मदद से, ये सारी चीजें अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। ऑल्दो आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट, बट डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। फिर उसी वीडियो में दक्ष जोशी 3572 कमेंट करते हैं, अच्छी वीडियो है, इन 10 डायमेंशन में 6-7 डायमेंशन में भूत प्रेत रहते हैं और 11 डायमेंशन में ईश्वर गॉड रहते हैं। ऐसी वीडियो देखी थी यूट्यूब में। अब मैट्रिक्स फिल्म को समझाना। थैंक यू क्षितिज। बड़ा अजीब तरीके से मेरा नाम लिखा, बट यार देखो, ये वीडियो जिसने बनाई है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिक हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक डिबंक वीडियो बना चुका हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। यूनिक स्टॉर्म 777 कहते हैं, नॉट डूइंग दिस फॉर अटेंशन ब्रो, आई एम इन क्लास 10th, आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव मेड न्यू हाइपोथेसिस फॉर ग्रेविटी, आई वॉन्ट टू नो हाउ कैन आई टर्न इट इनटू इक्वेशन एंड हाउ वुड आई पब्लिश इट एज अ पेपर। Till now, it's only theoretical framework. I have made no equation or proved anything using mathematics. Thus, I am asking how could one make equation out of logic? देखो, अगर ये कोई साइंटिफिक थ्योरी है, पर्टिकुलरली फिजिक्स की थ्योरी है, सो इट हैज़ टू बी डिराइव्ड।
एंड वो एक डिडक्टिव मेथड में काम करना चाहिए, मतलब आपको वो डिड्यूस करना आना चाहिए, और वो डिड्यूस करने का टूल ही मैथमेटिक्स होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इवन दो आप अभी लैक कर रहे हो मैथमेटिकल एक्सपर्टीज, बट आप स्टिल अपने आप को ट्रेन करिए उस चीज़ में, ठीक है। आप एक्सपर्ट से भी गाइडेंस ले सकते हैं। स्टेलर यूनिवर्स नाम का हमने एक ग्रुप बना रखा है, आप उसमें ज्वाइन करिए, वहाँ पर अपने आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करिए और लोगों से गाइडेंस लीजिए कि कैसे कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई आपके साथ कोलैब करने के लिए आ जाए जिसकी मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज हो, सो दैट कैन बी अ गुड वे। बट बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आप एक बार अपने आप को मैथमेटिक्स में भी ट्रेन करें एंड देन ट्राई करके देखिए कि क्या उस मैथमेटिकल लिमिटेशन के बाद आपका जो फ्रेमवर्क है वो लॉजिकल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो एक अच्छा तरीका होगा उस थ्योरी के ऊपर काम करने के लिए। IUU1623 कहते हैं, अद्वैत वेदांता सेज दैट व्हाट यू सी इज नॉट रियल इन रियलिटी। मतलब ऑब्वियसली हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं है, बट ये वीडियो आया है मेरे क्वांटम इफेक्ट्स वाली वीडियो पे, तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कमेंट करते हैं। हाय क्षितिज, ये हाइपर क्वेस्ट ने नया पॉडकास्ट शूट किया है मोहित के साथ, उसमें इन लोगों ने HC वर्मा सर की डिसरिस्पेक्ट की है, प्लीज़ कुछ वीडियो बनाइए, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगी। यार मुझे अभी इस पॉडकास्ट के बारे में पता नहीं है, लगता है अभी तुरंत ही आया होगा। मैं एक बार चेकआउट करूंगा कि क्या सीन है, एंड अगर कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगेगा उसमें तो बनाई जाएगी वीडियोस। तो यार आज की वीडियो खत्म करते हैं, नहीं तो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएगी। अब मैं ट्राई करूंगा अपनी हर वीडियो के एंड में ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर दे सकूं जो कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के काम आ सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद वो एक पॉडकास्ट भी हो सकता है, शायद वो एक डिबंक वीडियो भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।